वेल स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो कि आप लोग सारे लोग अच्छे और सुरक्षित होंगे और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हम लोग रासायनिक गतिकी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि ये लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक, जिसको कि हम लोग कहते हैं वेग समीकरण। वेग समीकरण और या वेग नियम। चलिए देखिए, आज एक नया टॉपिक है जिस पे बात करेंगे हम लोग, वेग समीकरण या वेग नियम, जिसको हम लोग कहते हैं रेट इक्वेशन और रेट लॉ। रेट इक्वेशन और रेट लॉ। चलिए हम लोग आज बात करते हैं वेग समीकरण क्या होता है और वेग नियम हम किसे कहते हैं। तो चलिए इसको हम ना क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि वेग समीकरण क्या है, वेग का नियम क्या होता है। जैसे देखिए कि मान लिया जाए आपके पास एक रिएक्शन है A + B और ये बना रहा है उत्पाद में AB, और इसका कुछ नहीं लिखा है तो 1 मोल सांद्रण है और इसका 1 मोल सांद्रण है। अब देखिए हम अगर अभिक्रिया का वेग लिखें इसका, तो कैसे लिखेंगे समीकरण का अभिक्रिया का वेग? तो अभिक्रिया के वेग को क्या लिख सकते हैं? -dA/dt बराबर -dB/dt और बराबर लिख सकते हैं dAB/dt। और इन सबों को और में हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पे dx/dt, कि इन सबों को एक से अगर मान लिया जाए तो dx/dt लिख देंगे। ये अभिक्रिया का वेग है। अब अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या कहता है वो समझिए कि वेग समीकरण का कहना है कि अभिक्रिया का वेग यहाँ पर लिखते हैं कि पहले इसको परिभाषित करते हैं, परिभाषित करके फिर इसको हम समझाते हैं क्या। तो लिखते हैं वेग समीकरण या वेग नियम के बारे में, लिखते हैं अभिक्रिया का वेग। देखिएगा आप लोग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके? तो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के स्टोइकियोमेट्री गुणक के घात का। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के स्टोइकियोमेट्रिक गुणक के घात का। इसे वेग नियम कहते हैं। अब देखिए आपको परिभाषा देखकर तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए करना क्या है कि इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे लेके आइए कि उदाहरण अगर आप देखें, उदाहरण के आधार पे आपको समझ में आएगा A + B क्या बना रहा है? AB बना रहा है। और यहाँ पे ये बताया तो इसका मतलब ये क्या करना है कि अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा? देखते जाइए, अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान को परिभाषित हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं के द्वारा
उत्पाद बनाया जाता है। तो अभिकारक के वैसे अणु जो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं अभिक्रिया में, उन अणुओं को अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 100 अणु है अभिकारक का, उसमें से 20 अणु किस में बदल गया, उत्पाद में। तो ये जो 20 अणु अभिकारक के हुए, तो ये अभिक्रिया में भाग लेकर क्योंकि उत्पाद में बदल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, सक्रिय द्रव्यमान कहलाएंगे। मतलब कि किसी भी अभिक्रिया में मौजूद अभिकारक के वे अणु जो उत्पाद में बदल जाते हैं, उन्हें सक्रिय अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिया का वेग समानुपाती होता है किसका, तो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान, अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान का, अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान का सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल के स्टोइकियोमेट्री गुणनफल, स्टोइकियोमेट्री गुणक के घात का। अब देखिए ये हम समझाते हैं आपको कि ये लिखने का मतलब क्या हुआ, ये समझिए इसको कि इस लिखने का मतलब क्या हुआ। तो जैसे देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक लिखा हुआ है, मतलब कि एक मोल ये है और एक मोल ये है। यहाँ पर देखिए उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम किससे मतलब रखेंगे, तो सिर्फ हम अभिकारक के सांद्रण से मतलब रखेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, इनके आगे जो संख्या लिखी हुई होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री गुणक कहते हैं। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि स्टोइकियोमेट्री गुणक किसको कहेंगे, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसके सूत्र से पहले जो संख्या, अंकों की संख्या लिखी हुई होगी, वही क्या कहलाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक गुणक कहलाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि अब देखिए कैसे लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा तो सक्रिय द्रव्यमान, तो सक्रिय द्रव्यमान A हो गया और इसका गुणनफल, दोनों अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान का पहले गुणनफल ले लेना है। तो देखिए A और B, तो A का सक्रिय द्रव्यमान A हो गया, गुणनफल किसका, B के सक्रिय द्रव्यमान के, इतना कर लेना है। देखिए अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल पहुंच गया। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के। अब देखिए गुणनफल के स्टोइकियोमेट्रिक गुणक का घात होना चाहिए, तो यानी कि ये जो गुणनफल सक्रिय द्रव्यमान का हुआ, इसके घात में क्या लिखना पड़ेगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणक, तो इसका 1 है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कितना है, गुणक 1 है। तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग समानुपाती 1 के पावर 1 और B के पावर 1 का। अब इसको हम लोग क्या करें कि समानुपाती को हटाने के लिए एक स्थिरांक की जरूरत होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर K को क्या कहेंगे, वेग स्थिरांक कहते हैं, K गुने A के घात में 1 गुणनफल B के घात में 1, और ये हो गया आपका अभिक्रिया का वेग। अगर ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, समझने में दिक्कत लग रहा है, तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के आधार पे आपको समझ में आएगा। तो ये तो हो गया अभिक्रिया का वेग। और देखिए अभिक्रिया का वेग dx/dt से हम लोग डिनोट करते हैं, तो और में आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, dx/dt बराबर K इंटू A के पावर 1 इंटू B के पावर 1। ये हो गया क्या आपका वेग नियम, इसको कहते हैं वेग नियम या वेग समीकरण, वेग नियम या वेग समीकरण। और यहाँ पर जहां लिखिएगा K बराबर क्या कहलाएगा, वेग स्थिरांक
स्थिरांक कहलाएगा या फिर इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। ये देखिए वेग स्थिरांक कहलाएगा या रेट कांस्टेंट कहलाएगा। अब इसको ध्यान से आप पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता तो इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं और उस एग्जाम्पल के आधार पे आपको सब बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब देखिए वेग समीकरण को एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको जब गर्म किया गया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और किस में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गया। अब देखिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके आधार पे बढ़िए, क्या तो कुछ नहीं लिखा है तो एक, और एक का मतलब क्या होगा, एक मोल। और ये जो एक है बार बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी फॉर्मूला के आगे, केमिकल फॉर्मूला के आगे अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो इसी को क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक, इसी को स्टोइकियोमेट्रिक गुणक कहेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। इसलिए आप इसको समझिए ध्यान से कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणक क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ध्यान दीजिए ये एक मोल है तो यहाँ पर क्या कीजिए, अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। देखिए अभिक्रिया का वेग क्या लिखते हैं, बराबर dx बटा dt बराबर k लिखते हैं। और k के बाद क्या करना है आपको, जो आपके पास अभिकारक है उसका सक्रिय द्रव्यमान लीजिए। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही अभिकारक है इसलिए इसका सक्रिय द्रव्यमान ले लिए। अब सक्रिय द्रव्यमान लेने के बाद क्या करना है आपको, इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणक है उसको कहाँ लिख दें, पावर में। देखिए यहाँ लिख दिए और ये आपका बन गया क्या, इसी को कहते हैं हम लोग वेग नियम या वेग समीकरण। समझ में आ रहा होगा आप लोग को कैसे कर रहे हैं। अब इसके आगे अगला एग्जाम्पल लिखेंगे और अगला एग्जाम्पल का भी वेग नियम या वेग समीकरण निकालेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उस अगले एग्जाम्पल को वेग नियम लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ले लीजिए, क्या भाई, तो यहाँ पर हम लोग ले लें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल और दोनों मिला के बना दिया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक लिख दीजिए, यहाँ भी एक लिख दीजिए और ये क्या कहला जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहला जाएगा। अब देखिए अभिक्रिया का वेग, जिसको कि आप बराबर dx बाई dt से भी दर्शा सकते हैं, बराबर क्या करना होगा, वेग स्थिरांक लिखना होगा। उसके बाद अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान को, मतलब जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, दोनों का गुणनफल लिख दीजिए। संख्या नहीं लिखिएगा, सिर्फ फॉर्मूला। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड लिख दीजिए और इसको गुणनफल कर दीजिए जल से, ये सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल हो जाएगा। बस डायरेक्ट यही करना है कि जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है अभिकारक का, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। इन दोनों को प्लस हटा के क्या कर देना है, मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, गुणक में लिख दीजिए। और उसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कहाँ लेके जाना है, तो जिस अभिकारक का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको उसके घात पे लेके जाना है। तो देखिए पावर पे, इस पे भी एक आ गया, इस पे भी एक आ गया और ये इसका क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग हो गया। अब जैसे एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे देखिए H2 प्लस O2 बना रहा है 2H2O और यहाँ पे 2H2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 2 मोल है, ये 1 मोल है और इसका अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेग समीकरण बराबर अभिक्रिया का वेग कितना लिख दीजिए, dx बटा dt बराबर क्या लिख दीजिए, स्थिरांक ले लीजिए। कौन सा, वेग स्थिरांक। अब देखिए कुछ नहीं कीजिए, दोनों अभिकारक का गुणनफल लिख दीजिए, H2 का गुणनफल और O2 का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कर दीजिए। और इसका जो संख्या इसके आगे है उसको घात में लेके चले जाइए, 1 है तो 1,
दोनों के ऊपर घात में लेके जाएंगे, तो हाइड्रोजन के ऊपर 2 है तो 2 और ऑक्सीजन के ऊपर 1 है तो 1। ये बन गया आपका क्या है इसका वेग समीकरण। तो हमको लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा वेग समीकरण क्या है। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेंगे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास N2 गैस है प्लस H2 गैस है और ये बना रहा है 2NH3। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए डायरेक्ट लिखेंगे क्या क्रिया का वेग यानी वेग समीकरण या वेग नियम बराबर। अब क्रिया का वेग कितना dx/dt बराबर क्या कर दीजिए दोनों अभिकारक का गुणनफल लिख दीजिए वेग स्थिरांक के साथ। तो N2 का गुणनफल लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे H2 का गुणनफल लिखेंगे और दोनों के गुणनफल पे घात दे दीजिए। नाइट्रोजन पे कुछ नहीं है तो 1 मानिए, 1 चला गया घात में। हाइड्रोजन के आगे 3 है तो 3 चला गया घात में। ये इसका क्या कहलाएगा वेग समीकरण कहलाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वेग समीकरण और वेग नियम लिखना आ गया होगा। अब इसके बाद एक परिभाषा रह गई है सक्रिय द्रव्यमान का, उसको पहले परिभाषित करते हैं। तो चलिए सक्रिय द्रव्यमान और एक्टिव मास को परिभाषित कर लेते हैं। लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु जो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं उन्हें सक्रिय द्रव्यमान कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा सक्रिय द्रव्यमान की परिभाषा यही है कि अभिकारक के वैसे अणु जो कि अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद में परिवर्तित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब क्रिया का मतलब वेग समीकरण वेग नियम भी लिखना सीख गए हम लोग। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब क्रिया की कोटि की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ये क्या होता है अगर वेग समीकरण आप लिखना सीख गए हैं तो आप आसानी से अभिक्रिया की कोटि प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप अनुक्ता प्राप्त किए थे उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं अभिक्रिया की कोटि को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में। तो चलिए अब परिभाषित करते हैं अभिक्रिया की कोटि को। और अभिक्रिया की कोटि में हम लोग ऐसा लिखते हैं, देखिए पहले परिभाषित ही कर लेते हैं तब आगे इसको समझेंगे। लिखते हैं वेग नियम या वेग समीकरण में उपस्थित सक्रिय द्रव्यमान के स्टोइकियोमेट्री गुणक के घात का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। एकदम साधारण सी बात है कि अगर आपको वेग नियम लिखना आ गया है तो वेग नियम में मौजूद अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो घात है उसका योग कर दीजिए, वही किसके बराबर हो जाएगा अभिक्रिया के कोटि के बराबर हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए आप यहाँ पे
उदाहरण लिखेंगे, मान लिया जाए ए प्लस बी मिलकर एक उत्पाद बना रहा है ए बी, और यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रूप में 1 है, तो वेग समीकरण बराबर क्या लिखे, पहले आपको क्या करना होगा, वेग समीकरण लिखना होगा, और वेग समीकरण बराबर हो जाएगा dx बटा dt बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू ए के पावर में 1 इंटू बी के पावर में 1। इतना तो आप सीख गए हैं। ये अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखना आप सीख चुके हैं, और इसके आधार पर देखिए अब अभिक्रिया की कोटि हम लोग पता करेंगे। देखिए अभिक्रिया की कोटि, तो करना क्या है कि अभिक्रिया की कोटि बराबर सक्रिय द्रव्यमान के स्टोइकियोमेट्री गुणक के घात का योग, यानी स्टोइकियोमेट्रिक गुणक ये है और इसका जो घात है उसका योग कर देना, तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, अभिक्रिया की कोटि हो गई, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें कि अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इस अभिक्रिया की कोटि को एक और उदाहरण से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। उदाहरण देखिए कि यहाँ पर क्या है कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट गया। अब यहाँ पर देखिए कि अभी आपको अभिक्रिया की कोटि पता करनी है। इसकी अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो बराबर क्या लिखिए, पहले वेग समीकरण लिखिए, तो क्या लिख देंगे, dx बटा dt बराबर k इंटू, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है तो यहाँ लिख दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके पावर में इसका क्या होना चाहिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना चाहिए। तो ये लिख दिए क्या, अभिक्रिया की कोटि का वेग समीकरण। ये क्या कहलाएगा, वेग समीकरण। आपको सबसे पहले यही काम करना होगा, बिना वेग समीकरण लिखे हुए आप अभिक्रिया की कोटि नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि अनुक्ता सीधे अभिकारक की संख्या को देख के पता कर सकते हैं, लेकिन वेग समीकरण अभिक्रिया की कोटि का वेग समीकरण जब आप लिखेंगे तभी अभिक्रिया की कोटि यहाँ से पता चलेगी। अब देखिए क्या हो गया कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का घात 1 है, इसलिए अभिकारक का क्या है, अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1। तो चलिए अब विभिन्न प्रकार, देखिए एक बात ध्यान देना होता है कि अभी तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सरल यानी कि सिंपल रिएक्शन है जिसमें अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि एक जैसी लग रही होगी आपके, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें कि अभिक्रिया की कोटि और अनुक्ता अलग अलग होती है। इसमें एक बात आपको ध्यान से समझना क्या है कि अभिक्रिया की कोटि को हम लोग प्रयोग के माध्यम से पता कर सकते हैं। हम लोग थ्योरेटिकली अभिक्रिया की कोटि को पता नहीं कर सकते हैं। थ्योरेटिकली अगर पता कीजिएगा तो बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि अभिक्रिया की कोटि गलत हो जाती है। दिखने में लगता है अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि एक समान है, परंतु अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि अलग अलग होती है। इसलिए एक बात ध्यान रखना है कि अभिक्रिया की कोटि को हम लोग प्रयोग के माध्यम से पता करते हैं, थ्योरेटिकल पता करना संभव नहीं है। तो अब बात हम लोग करेंगे विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया के कोटि के बारे में। अब देखिए बात करते हैं हम लोग अभिक्रिया की कोटि के प्रकार के बारे में, और उससे पहले एक बात हम लिखना चाहेंगे जो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। अभिक्रिया की कोटि प्रयोग के माध्यम से, प्रयोग के द्वारा प्राप्त की जाती है। इसे कभी भी सैद्धांतिक मान द्वारा ज्ञात या प्राप्त नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि अभिक्रिया की कोटि को जब भी प्राप्त करेंगे तो प्रयोग के माध्यम से प्राप्त करेंगे,
और सैद्धांतिक थ्योरेटिकल हम लोग उसको पता नहीं कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा परिभाषित कर देते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि या फिर जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सिर्फ एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, या फिर एक अणु नहीं, एक अभिकारक के सांद्रण, ऐसा लिखिएगा, सिर्फ एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, उसकी की जगह पे उसे लिखिए, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, तो ध्यान रखिएगा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें कि अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, वेग समीकरण निकालना होगा, और जिसमें अभिक्रिया का वेग सिर्फ एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए उदाहरण इसका समझिए। देखिए KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट है। इस पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे KCl बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्लोरीन गैस Cl2 गैस यहाँ से बाहर निकलता है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर ध्यान दें तो कुछ नहीं लिखा है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, वेग समीकरण निकाल लीजिए, वेग समीकरण या वेग नियम। तो वेग समीकरण निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पर लिखना होगा अभिक्रिया का वेग dx बाई dt बराबर k इंटू सांद्रण किसका, अभिकारक का, तो KClO3 हो गया और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि बराबर कितना हो गया, तो अभिक्रिया का कोटि सिर्फ घात 1 है, तो कितना हो गया, 1 हो गया, और इसको कहेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। अभिक्रिया तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि अगर अभिकारक एक मौजूद है तो उसके सांद्रण के आधार पे अभिक्रिया का कोटि कौन सा होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के बाद हम लोग बात करेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब देखिए हम लोग बात करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो देखिए इसमें हम लोग ऐसा कहते हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के 2 पदों पर निर्भर करता है, उसे हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के 2 पदों
पर निर्भर करता है उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। उदाहरण से समझिए, देखिए उदाहरण में क्या लिखेंगे। मान लिया जाए कि यहाँ पे उदाहरण में लिख लीजिए CH4 प्लस O2 बना दिया क्या, CO2, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, प्लस यहाँ पे H2O बन गया। मान लीजिए ये एक रासायनिक समीकरण है, और इस रासायनिक समीकरण में ये कितना है 1, यानी 1 मोल ये भी है और 1 मोल ये भी है। अब इसका वेग समीकरण लिखिए, क्योंकि बिना वेग समीकरण के तो अभिक्रिया की कोटि पता कर ही नहीं सकते। तो वेग समीकरण बराबर क्या लिख देंगे, रासायनिक अभिक्रिया का वेग यानी dx बटा dt बराबर k इंटू CH4 के पावर में 1 और गुना हो जाएगा O2 के पावर में 1। ये क्या हो गया, वेग समीकरण हो गया। और अब अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, जिसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। कितना हो जाएगा, सांद्रण के पद को क्या कीजिए, स्टोइकियोमेट्री के पदों को क्या कीजिए, योग कीजिए। 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, या फिर इसको कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, जो कि दोनों के सांद्रण पदों पर निर्भर कर रहा है, मीथेन के भी और ऑक्सीजन के भी, इसलिए इसका क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो ये तो हो गया द्वितीय कोटि अभिक्रिया यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात करेंगे मुख्य रूप से शून्य कोटि की अभिक्रिया और एक छद्म कोटि की अभिक्रिया, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन और सूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए इस अध्याय में हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही चारों पढ़ना है। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया और छद्म कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई है। अब बात करेंगे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में। देखिए अब बात करेंगे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया। सबसे पहले तो याद कीजिएगा, अनुक्ता शून्य कभी भी नहीं होता है, जीरो कभी भी नहीं होता है, मोलिकुलरिटी अनुक्ता जीरो नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है। देखने में आपको लगेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन जब प्रयोग के माध्यम से प्राप्त किया गया तो यह मिला कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या है, तो इसके बारे में एक परिभाषा लिखेंगे क्या कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक के सांद्रण पदों पर निर्भर नहीं करता है, यह सिर्फ बाह्य कारकों पर निर्भर करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में ये ध्यान क्या रखना है भाई कि यह सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि
उत्प्रेरक के ऊपर, ताप के ऊपर, दाब के ऊपर ही निर्भर करता है। इसको अभिकारक के सांद्रण पदों से कोई मतलब नहीं रहता है। वैसी अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे देखिए ये है आपका हाइड्रोजन गैस, ये है क्लोरीन गैस, इन दोनों को मिलाया गया, एक बर्तन में रखा गया, तो इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक गैस का निर्माण किया। अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण को पूर्ण होने के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है। अब होता क्या है कि आप सामान्य स्थिति में क्या लिख देंगे, वेग समीकरण, इसको देख कर क्या लिख देंगे, वेग समीकरण बराबर dx अभिक्रिया का वेग बराबर k इंटू हाइड्रोजन का सांद्रण का गुणनफल क्लोरीन के सांद्रण के गुणनफल और पावर में 1 हो जाएगा। और आप क्या कर दीजिएगा, अभिक्रिया का वेग यहाँ से ज्ञात करने, अभिक्रिया की कोटि आप ज्ञात कीजिएगा। यहाँ से अभिक्रिया की कोटि प्राप्त कीजिएगा। कितना हुआ, तो 1 + 1 बराबर 2, और ये हो गया गलती। हमने पहले भी आपको कहा था कि अभिक्रिया की कोटि थ्योरेटिकल है। अगर अनुक्ता की बात करें तब तो सही है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि गलत हो गई। थ्योरेटिकल नहीं होता है, थ्योरेटिकल आप सैद्धांतिक रूप से पता करती है, वो गलत हो जाएगा। इसको जब प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया और अभिक्रिया की कोटि पता की गई कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है, हाइड्रोजन गैस के सांद्रण पर कि क्लोरीन गैस के सांद्रण पर, तो देखा गया कि अभिक्रिया का वेग जो है वो ना हाइड्रोजन गैस के सांद्रण पर निर्भर कर रहा है, ना ही क्लोरीन गैस के सांद्रण पर निर्भर कर रहा है। कैसे भाई, तो एक बर्तन में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को लेकर रख दीजिए, चालू रख दीजिएगा, तब भी यह कभी भी हाइड्रोक्लोरिक गैस में नहीं बदल पाएगा। तो क्या करना होगा कि इनको आप एक बर्तन में रख के सूर्य के प्रकाश में रखिए, और जैसे ही सूर्य के प्रकाश में रखा गया तो यह आसानी से हाइड्रोक्लोरिक गैस में परिवर्तित करता चला गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यह इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग सूर्य के प्रकाश पर निर्भर कर रहा है, ना कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के सांद्रण पर निर्भर कर रहा है। यानी सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहेगा तो ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक गैस बनेगा, सूर्य का प्रकाश कम रहेगा तो कम हाइड्रोक्लोरिक गैस बनेगा। अतः इसका अभिक्रिया का कोटि यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस समीकरण में, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है, ना कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के सांद्रण पर। अतः अभिक्रिया की कोटि लिखिएगा यहाँ से, कोटि बराबर 0। तो ये हो गया शून्य अभिक्रिया की कोटि, जो कि किस पर निर्भर कर रहा है, सूर्य के प्रकाश पर। यानी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के सांद्रण से कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य अभिक्रिया की कोटि। एक अभिक्रिया और बच गया जिसको सूडो ऑर्डर रिएक्शन यानी छद्म अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आप बात करते हैं छद्म अभिक्रिया की कोटि या छद्म कोटि की अभिक्रिया या सूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए होता क्या है, इस तरह के अभिक्रिया की कोटि में देखने को क्या मिलता है कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें मान लिया जाए कि दो अभिकारक आपस में प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जिसमें एक का सांद्रण बहुत कम है और दूसरे का सांद्रण बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है, कम सांद्रण वाले अभिकारक का सांद्रण प्रतिफल में बदलने के साथ साथ कमता जाता है, जबकि ज़्यादा सांद्रण वाले अभिकारक का सांद्रण प्रतिफल में बदलने के बाद भी इसका बहुत ही कम मात्रा में कमता है, जिससे इससे सांद्रण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके सांद्रण कम सांद्रण वाले अभिकारक के ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा। ये जितना कम होता जाएगा अभिक्रिया का वेग उतना कम होता जाएगा, जबकि ज़्यादा सांद्रण वाले अभिकारक के सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग तो निर्भर नहीं करेगा। तो दिखने में लगेगा कि ये क्या है,
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यानी कि द्वितीय अभिक्रिया की कोटि है, लेकिन प्रयोग में जब पता कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये द्वितीय यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ना होकर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो क्या है, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं। लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग सिर्फ कम सांद्रण वाले अभिकारक पर निर्भर करता है, जबकि ज्यादा सांद्रण वाले अभिकारक पर निर्भर नहीं करता है, उसे छद्म अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। छद्म अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखिए, जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप ऐसा समझिए कि मान लिया जाए दो स्टूडेंट हैं और वो दोनों, एक अमीर स्टूडेंट है और एक गरीब स्टूडेंट है। एक अमीर है, दूसरा गरीब है। तो ऐसा है कि दोनों एक साथ में प्लान बनाते हैं कि चलो हम लोग एक मिठाई की दुकान में चलते हैं और वहाँ जाके रसगुल्ला खाएंगे। ठीक है, दोनों तैयार हो गए। लेकिन अब जब मिठाई की दुकान में पहुँचे तो जो गरीब स्टूडेंट है उसके पास मात्र 20 रुपये हैं और जो अमीर स्टूडेंट है उसके पास 20,000 रुपये हैं। तो होता क्या है कि दोनों मिलके एक एक रसगुल्ला खाते हैं। अब रसगुल्ला के नाम पे आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, अगर आ भी गया है तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए, क्या है कि दोनों स्टूडेंट एक एक रसगुल्ला खाते हैं और दोनों अपना अपना पैसा देते हैं दुकानदार को। तो जो गरीब स्टूडेंट है उसका 20 रुपया था उसके पास, जिसमें से 10 रुपया उसने रसगुल्ला के लिए दुकानदार को दे दिया, तो उसका आधा पैसा समाप्त हो गया। जबकि सोचिए, जिस अमीर स्टूडेंट के पास 20,000 रुपया था उसमें से अगर 10 रुपया वो दे दिया तो अभी भी उसके पास 19,990 रुपया है। तो उसके रुपये में बहुत ही छोटी मात्रा में कमी आई, जिससे कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और अगर सोचिए 2 रसगुल्ला खा लेता तो गरीब स्टूडेंट के पास तो पैसा ही समाप्त हो जाता और जो अमीर स्टूडेंट है उसके पास अभी भी 19,980 रुपया बचा रहता है। अब देखिए, जब गरीब स्टूडेंट के पास पैसा समाप्त हो गया तो क्या उसके बाद वो लोग रसगुल्ला खा पाएगा? तो नहीं खा पाएगा, क्योंकि गरीब स्टूडेंट के पास तो पैसा ही नहीं है। वही स्थिति यहाँ पे होती है कि जो कम सांद्रण वाले अभिकारक हैं वो जल्दी जल्दी समाप्त हो जाते हैं और ज़्यादा सांद्रण वाले अभिकारक के सांद्रण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो तो बचा भी रह जाता है, फिर भी अभिक्रिया नहीं हो पाती, क्योंकि जिस अभिकारक का सांद्रण कम है वो तो समाप्त हो गया। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर कर गया? तो जो कम सांद्रण वाले अभिकारक हैं उसके ऊपर निर्भर कर गया। इसलिए इसे कहते हैं हम लोग छद्म अभिक्रिया की कोटि। जो दिखने में लगता है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय अभिक्रिया की कोटि है, लेकिन रियलिटी में, सच्चाई में, प्रयोग के माध्यम से जब पता किया जाता है तो वो प्रथम अभिक्रिया की कोटि होती है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ले रहे हैं CH3COO C2H5, इसको कहते हैं इथाइल एसीटेट, और इसमें जल मिलाते हैं तो ये बन जाता है CH3COOH प्लस C2H5OH। तो उत्पाद से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको मतलब किससे है? अभिकारक से। तो चलिए अभिक्रिया की कोटि लिखते हैं इससे। अभिक्रिया की कोटि देखने से तो पता चल रहा है क्या है? अभिक्रिया का वेग लिखिए dx/dt बराबर k इंटू, इसको लिखिए CH3COO C2H5 का सांद्रण घात 1
और गुणनफल हो गया H2O का सांद्रण पे घात 1। और यहाँ से अगर आप इसको देखिए तो क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि बराबर कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। लेकिन ये जब इसको प्रयोग के माध्यम से पता किया गया तो अभिक्रिया की कोटि 2 नहीं है। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी है भाई, तो देखिए ये है ज्यादा मात्रा में और ये है कम मात्रा में। तो होता क्या है कि आप ऐसे भी देखे होंगे कि जल के साथ अगर कोई मिश्रण बनाते हैं तो जल का बहुत ज़्यादा मात्रा होता है और दूसरे अभिकारक की मात्रा कम होती है। जैसे नमक का घोल बनाइए तो नमक का 1-2 चम्मच रहता है और पानी 1 लीटर रहता है। तो पानी में 1-2 चम्मच नमक है तो नमक की मात्रा बहुत कम है, तो उसके ऊपर नमकीन पता चलेगा कितना नमकीन है कितना नहीं है, पानी के अनुसार से नहीं पता चलेगा, वो नमक के अनुसार से पता चलेगा कि घोल हमने जो बनाया वो कितना नमकीन है। ज़्यादा नमक है तो ज़्यादा नमकीन, कम नमक है तो कम नमकीन। इसका मतलब क्या हो गया कि नमकीन कितना होगा वो किस पर निर्भर कर रहा है, तो नमक की मात्रा पे। उसी तरह से इस अभिक्रिया की कोटि सिर्फ और सिर्फ इथाइल एसीटेट पे निर्भर करेगी, जल के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि सिर्फ इथाइल एसीटेट पर निर्भर करता है, क्योंकि वह कम मात्रा में है। अतः अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगा K × CH3 COO C2H5 = 1। तो ये हो गया अभिक्रिया की कोटि। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि पता की। 4 तरह के अभिक्रिया की कोटि के बारे में हम लोगों ने बात किया। प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, छद्म कोटि अभिक्रिया। तो ये है अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। और अब बच गया हमारे पास क्या कि अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर क्या होता है उसे समझेंगे, और फिर सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया की अभिक्रिया की कोटि को कैसे पता करेंगे, और विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया की कोटि के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज इतना ही क्लास हम लोग यहाँ पे ओवर कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए, अच्छे ढंग से पढ़ने का कोशिश कीजिए। जहाँ अगर आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके स्टूडेंट, बाय।